नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भारत की शिक्षा नीति के बारे में। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होती है, और हम लोग आज ये भी जानेंगे कि भारत में अलग अलग राज्यों के अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी क्यों है। हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है अभी कुछ दिन पहले कुछ समय पहले जब संसद में एक बात उठी तो उसमें कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहिए। तो आखिर हम लोगों का ये मानना है और बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि भारत में पूरे दुनिया में वन नेशन वन एजुकेशन है। जैसे यदि हम लोग विकसित देशों की बात करें, जैसे ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, और उसको छोड़िए चाइना, अगर हम लोग चाइना को देखते हैं तो चाइना में भी वन नेशन वन एजुकेशन है। लेकिन हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम अलग है, बिहार का अलग है। क्योंकि अभी अगर आप मोटा मोटी देखते हैं तो 28 राज्य है, 28 राज्यों का अपना अपना पाठ्यक्रम है, अलग अलग सिलेबस पढ़ाया जाता है। यानी राज्य स्तर पे कहा गया कि आप अपना सिलेबस पढ़ाएंगे, वो अपना पढ़ाएंगे। क्योंकि शिक्षा नीति जो है, जो एजुकेशन है, एजुकेशन में समवर्ती सूची में इसको डाला गया। कुछ कानून राज्य बना सकता है, और जो मेन जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम का जो कानून है वो अगर चाहे तो केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है। तो इसमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। तो आज हम लोग यही जानेंगे, क्योंकि पूरे दुनिया में और हमारा जो भारत है, भारत का पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन पॉलिसी। कारण है कि यदि कोई बच्चा अमीर है, अमीर बच्चा का पढ़ाई अलग है, गरीब का अलग है। जैसे आप अगर दो तरह का पढ़ाई होता है, जैसे अगर आप स्टेट में हैं तो स्टेट का जैसे राज्य होगा, राज्य का पाठ्यक्रम अलग होता है, और केंद्र का जो होता है, जो CBSE का सिलेबस जो NCERT होता है अलग होता है। तो इसीलिए जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी पीछे हो गई, और इसीलिए हम लोग पीछे हो गए। क्योंकि अगर जैसे भारत में 28 राज्य है तो 22 भाषाएँ बोली जाती हैं। तो 22 भाषा है तो आप 22 भाषाओं में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बच्चा है तमिल में पढ़ रहा है तो तमिल भाषा के साथ, अगर जो तमिल भाषा तो पढ़ ही रहा है, लेकिन तमिल भाषा में हर पूरे भारत का अगर एजुकेशन पॉलिसी, अगर एजुकेशन पाठ्यक्रम अगर समान हो तो तमिल में पढ़े तो भले भाषा तमिल होगी, लेकिन उसका जो लैंग्वेज होगा, जो उसका जैसे पाठ्यक्रम की जो भाषा होगी, जो पढ़ाई की जो भाषा होगी, जो उसका सिलेबस होगा वो तो सेम होगा ना। लेकिन हम लोग क्या किए कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग एजुकेशन बना दिए। अमीर का बच्चा पढ़ रहा है CBSE में तो उसका पाठ्यक्रम अलग है। कारण है कि जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड की पढ़ाई में और CBSE की पढ़ाई में, अब तो ICIC बोर्ड आ गया। कहा यह जाता है कि जो पाठ्यक्रम है, जो गुणात्मक शिक्षा है, जो स्टेट बोर्ड है, जो राज्य का जो बोर्ड बनाया गया है, राज्य बोर्ड का जैसे गुणात्मक शिक्षा नहीं है। और लेकिन जो CBSE है, इसमें जो एजुकेशन, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो विषय है, इसमें गुणात्मक शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि जब हम लोग बड़ी बड़ी नौकरियां देखते हैं, जैसे UPSC हो गया, PCS हो गया, दूसरी बात जो JEE हो गया, NEET हो गया, जो एडवांस होता है, और जो वर्ल्ड वाइड जो डिग्रियाँ हैं, उसमें जो राज्य जो NCERT है, इसका स्कोप अच्छा है और इसके द्वारा रिजल्ट भी अच्छा आता है। अगर हम लोग नीट का रिजल्ट देखते हैं तो हम लोग कितना भी बड़ा बड़ा बात बोल लें, लेकिन जितना गुणात्मक शिक्षा NCERT में दिया गया है और जितने अच्छा से NCERT को पढ़ाया गया है, उतना अच्छा से राज्य बोर्ड को नहीं पढ़ाया गया है। तो हम लोग वहीं देखेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग भारत में शिक्षा नीति आई कब थी। क्योंकि समझने वाली बात और शर्म की भी बात यह है कि पूरे भारत में, और हम लोग 75-76 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, और भारत में तीसरी शिक्षा नीति आई, वो भी कब आई? 2020 में, जिसको NEP कहा जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। ये आई है 2020 में। तो हम लोग कितने पीछे हैं? 2020 में इसको लाया गया था। और जो पहली शिक्षा नीति लाई गई थी, यह लाया गया था इंदिरा गांधी उस समय थी। इनकी अध्यक्ष एक थे, इनका नाम था दौलत सिंह कोठारी के समय में लाया गया था। 1968 में पहली शिक्षा नीति लाई गई थी जब हम लोग आज़ाद हुए। कुछ लोगों द्वारा दलील दिया जाता है कि अंग्रेज हमारी शिक्षा को बिगाड़ के चले गए। अंग्रेज जो थे हमारे एजुकेशन पॉलिसी को बिगाड़ के चले गए। जो लोग कहते हैं उन लोगों को शर्म भी नहीं आता। उन लोगों को शर्म इसलिए आना चाहिए कि हम लोग जब अंग्रेज आए तो जब 1813 में आया तो मैकाले आता है। जब मैकाले आया था, इसकी हिस्टोरिकल प्लेस यही है, क्योंकि भारत में वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी। तो हमारे यहाँ वो भी जब शिक्षा दी जाती थी तो शिक्षा देने में भी क्या था कि एक कुलीन वर्ग को ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे जो निम्न जातियाँ थी, जो शूद्र थे, अछूत थे, अछूतों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो शूद्र थे उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक विशेष यानी जिसको अभिजात वर्ग कहा जाता है, और कुलीन वर्ग को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जो निम्न जातियाँ थी उनको शिक्षा से वंचित तभी रखा गया था, क्योंकि अगर ह्वेन-सांग को पढ़ते हैं तभी यही बात बोलता है। अन्य जो अगर गुप्त काल का भी इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो ये लोग थे, और मनुस्मृति में भी यही लिखा हुआ है। तो जो शूद्र थे, जो निम्न जातियाँ थी, इनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो हम लोग जब कोठा जो आता है
जो मैकाले आते हैं, मैकाले बहुत बड़ा ज्ञाता होता है, विधि कहा जाता है कि मैकाले विधि संहिता बनाता है। और भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा नीति में, और भारत के अगर किसी भी चीज़, जैसे आप अगर ब्यूरोक्रेसी में लेते हैं, अगर आप कानूनी सिस्टम में लेते हैं, तो उसी का निर्माण बनाया, उसी के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसको मैकाले संहिता कहा जाता है। तो हुआ यह था कि भारत में जब अंग्रेज आए, तो भारत में हमेशा से दो बातों पे झगड़ा चलता रहा। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों के द्वारा ये कहा जाता था, अंग्रेज कहते थे कि हम लोग पाश्चात्यवाद और प्राच्यवाद होता था। तो अंग्रेज़ों का पक्ष ये था कि हम लोग, जैसे ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, तो पाश्चात्यवाद का ये लोग सपोर्ट करते थे जो अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों का ये कहना था, जब फ्रांसीसी आया, जो ब्रिटेन से आए, तो इन लोग का कहना था कि भारत के लोग बंदर नचाते हैं और ये लोग मदारी करते हैं, तुम लोग घास भूस का पूजा करते हो, बंदर नचाते हो, मदारी का काम करते हो, तुम लोगों को शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं है और तुम्हें दुनियादारी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। कुछ स्तर पर वो लोग सही भी कहते। तो वो लोग जब आए तो उन्होंने कहना था कि हम लोग आए हैं तुम लोग को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तुम्हारे लिए हम शिक्षा बनाएंगे और तुम्हें शिक्षा देंगे, और शिक्षा देने के बाद तुम हमारे काम में सहयोग करो, क्योंकि मुख्य उद्देश्य उन लोगों का यही था कि कितना ब्रिटेन से लोगों को लाएंगे। अगर यहीं के लोगों को हम लोग आज शिक्षित करते हैं तो ये लोग हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में हमारे सहयोगी बनेंगे और साथ देंगे। हुआ भी यही, इसीलिए जमींदार और प्रिंसली स्टेट इन लोग का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। तो जब शिक्षा की बात की जाने लगी तो देश 1857 की क्रांति हो जाती है। और बाद में होता यह है कि 1813 में कहा जाता है कि जब शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, तो जैसे भारतीयों के लिए कहा जाता है कि 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा भारतीय शिक्षा पे। तो जो उसमें शायद दोनों लड़ गए, ओरिएंटलिस्ट भी लड़ गए और जो पाश्चात्यवादी थे वो दोनों लड़ गए। तो कहना है कि उसमें मैकाले आते हैं और मैकाले को सलाह दी जाती है। मैकाले से कहा जाता है कि मैकाले, आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भारत की शिक्षा नीति का आप निर्धारण करेंगे, अब इसको बनाएंगे और आप ऐसा बनाइए कि भारत में हमें सहयोग मिले और भारत की शिक्षा नीति को आप क्रिएट करिए। अब इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। तो भारत की शिक्षा नीति और जो प्रशासनिक नीति होती है, आईपीसी कहा जाता है, सीआरपीसी का निर्माण किया जाता है। बंगाल में मुख्य तौर पर इसका विकास देखा जाता है। तो मैकाले आते हैं, मैकाले विधि संहिता बनाते हैं, यानी कानूनी सिस्टम जिसको कहा जाता है कि कानून कैसे चलेगा। उसके बाद से जब विधि संहिता मैकाले बना देते हैं, बनाने के बाद वो करते हैं कि शिक्षा नीति पे वो काम करते हैं और शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी बनाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों द्वारा टिप्पणी किया जाता है कि मैकाले जो थे भारत की शिक्षा नीति को बिगाड़ दिए। तो आप 76 साल से देश चला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं, तो आपको भी सोचना पड़ेगा मैकाले गलत कैसे होगा। क्योंकि मैकाले 1813 में बनाया था, 1813 के बाद 1947 में आप आज़ाद हुए, 1968 में आप शिक्षा नीति ला रहे हैं, तो आप भी सोचिए आपकी गलती है। क्योंकि हमारे साथ चाइना आज़ाद हुआ। जब तक किसी देश का 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता। गरीबी भगाने का और किसी भी चीज़ का, अगर सामाजिक समस्या का भी अगर आपको समाधान चाहिए तो वो है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लें। तो मैकाले विधि संहिता बनाता है और विधि संहिता बन जाती है और तब से लागू चलता रहा। फिर बाद में आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आती हैं 1668 में। तो ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। क्योंकि जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, इससे पहले वारधा शिक्षा लाई गई थी। वारधा शिक्षा का जनक कहा जाता है महात्मा गांधी को, क्योंकि वारधा जो है गुजरात का एक गाँव है। तो वही वारधा में एक शिक्षा नीति बनाई जाती है। उनके गांधी जी थे, इनके द्वारा कहा गया था कि हर जो जैसे गाँव होगा, हर मंडल जैसे गाँव 5-10-15 गाँव मिला के एक महाविद्यालय खोलना चाहिए। और लोकल स्तर पे कोई मतलब स्कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं, प्राइमरी, जूनियर और महाविद्यालय की बात करते हैं। लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि हम लोग जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद अलग सिस्टम आ गया। इंदिरा गांधी 1968 में बनाती हैं, जिसका नाम होता है जिन व्यक्ति का जो व्यक्ति अध्यक्ष थे उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। 1968 में दौलत सिंह कोठारी हैं ये, दौलत सिंह कोठारी इनका नाम है। कोठारी ये आते हैं कोठारी। बहुत अच्छा बात इनके द्वारा कहा गया था, मतलब इनके द्वारा यही कहा गया कि जो इनके कम लगभग 5-7 सुझाव दिया गया था। इसमें से सारा सुझाव इनका महत्वपूर्ण है। एक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया था दौलत सिंह जो कोठारी थे कि आप काट ही नहीं सकते इनके बात को। पहला ही बात ये कह रहे हैं कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, यानी जो बुनियादी शिक्षा पहले से जो दी जा रही है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए। तो बुनियादी शिक्षा की ये बात करते हैं। और जो अंतिम बात करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बुनियादी शिक्षा। फिर ये कहते हैं कि जो लास्ट में बात इनका महत्वपूर्ण इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, इसमें ये कहा गया था कि जो 14 साल के बच्चे होंगे, 14 साल के जो बच्चे होंगे इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये किया कब गया था?
ये 2002 में इसको किया गया था। 86वां संविधान संशोधन किया गया था और राइट टू एजुकेशन दिया गया था। संविधान का अनुच्छेद 21 का इसमें जोड़ दिया गया था। इसमें कहा गया था, फिर ये कहते हैं इसमें 2 ही सुझाव दिया गया था और दोनों मान लिया गया था, लेकिन हमारी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं थी तो इसको मूल अधिकार में नहीं डाला गया। जो 14 साल का जो ये तो 2002 में किया गया था, लेकिन ये सुझाव आया था 1968 में, लेकिन उस समय कामयाब नहीं हो पाया। फिर इनके कुछ समय बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आती है उसमें वो आते हैं, उनका नाम होता है, उन व्यक्ति का नाम होता है राजीव गांधी। राजीव गांधी आते हैं 1986 में, इनके द्वारा सुझाव दिया गया था 1986 में। राजीव गांधी, इनका भी सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी सुझाव इनका ऐसा नहीं था कि माना ना जा सके। राजीव गांधी 1986 में इनके द्वारा सुझाव दिया गया था। ये पहली ही बातें कहते हैं कि हम जो शिक्षा नीति हम लोग बनाएंगे इसमें इस महिलाओं की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, भारत की जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। महिला, इस फिर कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति इसमें कहते हैं कि जो वर्ग है एससी एसटी को फ्री में एजुकेशन दिया जाए, यानी एससी एसटी के सारे समुदाय की बात करते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भी बात करते हैं कि महिला शिक्षा का भी प्रसार किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि भारत में कंप्यूटरवाद और विज्ञानवाद का जनक कहा जाता है राजीव गांधी को। अगर ये नहीं आते तो भारत में उस समय में सुपर कंप्यूटर बना दिया गया था भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो हम बहुत तरक्की किया था इनके समय में। फिर बाद में क्या हुआ कि बाल्यावस्था, जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के एजुकेशन की भी बात करते हैं, लेकिन उस समय किया गया था 1946 में, मिटाना पड़ेगा 1986 में, लेकिन मान्य नहीं हो पाया। तो जो अभी वर्तमान की जो सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आती है 2000, वो तो आते हैं 2014 में ही, लेकिन ये बनाते हैं 2020 में। ये भी चूक गया, इनसे भी चूक हुआ और 2020 में इनके द्वारा शिक्षा नीति बनाई गई और इनके द्वारा जो बालक होते, जो बाल्यावस्था जो है, उस समय एजुकेशन की बात किया गया था। और फिर बाद में धीरे, अभी इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ, लगभग 5 साल हो गया, 2020 से 2025 5 साल हो गया, अभी लागू नहीं हुआ। और भारत में जितने नेता हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा था। ये लोग क्या बोल रहे थे कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं होना चाहिए। नेता कभी गलत नहीं होता। कहा जाता है ब्रिटेन में कहावत है कि किंग डज नॉट रॉन्ग, यानी राजा जो है कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसा ही कहा जाता है। क्योंकि वहाँ के पार्लियामेंट के प्रति लोगों का विश्वास है। वो लोग कहते हैं कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। भारत में भी यही है, राजा गलत कैसे हो सकता है। 545 मिल के इन लोगों को मुर्गा जैसा नचा रहा है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि खाने के लिए पैसा नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं है, भूखमरी से देश मर रहा है। हम लोग हर चीज़ से पीड़ित हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, और ये लोग धर्म के नाम पे भारतीय लोग लड़ रहे हैं। एक बार भी कोई व्यक्ति खड़ा होकर 20 को 25 को नहीं कह रहा है कि हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने नेता भाषण दे रहे हैं कि मातृभाषा में शिक्षा लो, कि कैबिनेट में जितने नेता हैं, चाहे जितने विधायक हैं, उन लोग किसका लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, किसका लड़का नहीं पढ़ रहा है, पता करना पड़ेगा। तो सारे ने जितने बड़े बड़े नेता हैं, उनका सारा बेटा बेटी पढ़ रहा है कहाँ? इंग्लैंड में। भारत के बेवकूफ़ जनता किस चीज़ पर लड़ रही है? मंदिर खोदेंगे, मस्जिद खोदेंगे। ये लोग मंदिर मस्जिद में खुश हैं, इन लोगों को शर्म में नहीं आ रहा, समझ तो आ ही नहीं रहा। इसीलिए अंग्रेज कहते थे कि भारतीय लोग मुर्गा नचाते थे, मदारी का काम करते थे। इन लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य भारतीय लोगों को मतलब ही नहीं है। पेट झड़ जाएगा, 4000 रुपया लग जाएगा हॉस्पिटल में, वो भी स्वास्थ्य सुविधा इतनी ख़राब है कि थोड़ा सा हालत आपका इमरजेंसी होगा तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा पाओगे। तो शिक्षा स्वास्थ्य लोगों को चाहिए भी नहीं, सरकार सही कर रही है। क्योंकि जब तक आप एजुकेशन नहीं सुधारेंगे, आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? दुनिया में जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसमें पीछे हैं। हम लोग ना अच्छा डिवाइस बना पाए, ना अच्छा मोबाइल बना पा रहे हैं। थोड़ा हम लोग विज्ञान में आगे हैं, वो भी सैटेलाइट में। बाकी अगर हम लोग प्रौद्योगिकी में बात करें तो कहाँ अच्छा मोबाइल नहीं बना पाए, अच्छा ड्रोन नहीं बना पाए। जितनी बीमारी की मशीन है, CT स्कैन हो गया, MRI मशीन, भी हम लोग नहीं बना पाए। डिजिटल में भी हम लोग पीछे हैं। तो हम लोग डिजिटल यूज़र हैं, हम लोग डिजिटल निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। पूरे दुनिया शिक्षा पे दे रही है, कहाँ गया? बाकी जिसको लड़ना है मंदिर पर लड़ेगा, बाकी देखेंगे हम लोग कल बाद में।